हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज 7.1 प्रश्नावली की शुरुआत करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने ढेर सारे फॉर्मुलेस डिस्कस कर लिए थे। एक छोटी सी चीज लास्ट क्लास में रह गई थी, वो था ज्यामितीय निरूपण। ज्यामितीय निरूपण एक रह गया था, वो हम लोग अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण आज की क्लास में पढ़ेंगे और वहां से फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये फॉर्मेट आज का रहने वाला है। कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम उदाहरण और प्रश्न हो जाएं, अच्छी बात है। बाकी कल तक 7.1 खत्म हो जाएगी, इतनी ही है 7.1 प्रश्नावली, ज्यादा नहीं है। आज की क्लास में करेंगे प्लस कल की क्लास में समाप्त कर देंगे, इतना ही मामला है 7.1 का। तो ठीक है, आज थोड़ा सा लेट हो गए, मुझे कुछ कारण से 10-15 मिनट का ब्रेक लेना था, तो इस कारण से थोड़ी सी क्लास 10-15 मिनट लेट शुरू हुई है। खैर कोई नहीं, कवर कर लेंगे अपन। अग्नि बैच जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं, सभी बच्चों के लिए मैसेज, अगर आप लोग अग्नि बैच में नहीं जुड़े हैं अभी तक तो भाई जुड़ जाओ। 15 अगस्त तक आप लोगों के पास ऑफर है, 10% फ्लैट ऑफ है। इतना बड़ा ऑफ अभी तक हमने नहीं दिया है, 10% भी बड़ा ही ऑफ है अभी तक, क्योंकि नहीं दिया है इतना बड़ा, तो अभी तक का तो सबसे बड़ा ऑफ है ये। तुरंत ले लो, ज्वाइन करो और पढ़ाई बेहतर तरीके से करना शुरू कर दो, ताकि हम लोग 100 में से 100 मार्क्स का जो टारगेट है वो अचीव कर सकें फुल कॉन्फिडेंस के साथ में। ठीक है, उसके बाद अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लिक करके आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, ये तो हमारे खैर उदाहरण है। उदाहरण शुरू करने से पहले तो बहुत सारे पड़ाव हैं, उनको पार करना पड़ेगा पहले अपने को, तो मैं उन पड़ावों की बात कर लेता हूं। पहले मैं ज्यामितीय निरूपण की बात करता हूं, अनिश्चित समाकलन के। ठीक है, मैं लिख देता हूं, हेडिंग डाल देता हूं, अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण। ज्यामितीय निरूपण, ठीक है, तो ये हमारा आज का मेन मुद्दा है। और हम एक फलन लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन वगैरह कर करा करके फिर सेटलमेंट करना शुरू करेंगे। एक छोटा सा फलन ले लेते हैं। हाँ जी, हम लोग एक फलन लेते हैं f(x) बराबर 2x, जिसका इंटीग्रेशन हमारे को करना है। मान लेते हैं एक बार के लिए तो इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx क्या है? 2x का इंटीग्रेशन हमारे को करना है, कितना आएगा? 2 तो कांस्टेंट है, उसको छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। x की घात 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो आपको सूत्र याद होगा, कल की क्लास में अपन ने सीखा है, x की घात n का इंटीग्रेशन होता है x की घात n+1 अपॉन n+1। ऊपर भी एक बढ़ा दो घात और नीचे भी एक बढ़ा दो। वैसे तो फिजिक्स में आपने सीखा ही है, x की घात 1+1 बटे 1+1 प्लस में c हमारे पास आ जाएगा। 2 से 2 अगर हम काटें तो आंसर आ रहा है x² प्लस c। ये जो हमारे पास फलन आया है ये क्या है, ये हम लोग जानना चाह रहे हैं, ये क्या चीज़ आई है। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं x² प्लस c का, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2x। और 2x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? x² प्लस c। यही कहानी है ना, सारी कहानी यही है कि हमने अभी निकाला कि इंटीग्रेशन हमने किया 2x का, तो उससे रिजल्ट आया x² प्लस c, है ना। तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे की पूरक है कि इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये रहा होगा, तभी ये इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर लिखा है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये किस फलन को दर्शा रहा है, बस इतना ही मकसद है अपना आज जानना कि यार इंटीग्रेशन का जो आंसर आता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। निश्चित समाकलन का जो आंसर आता है, मतलब समाकलन का जो रिजल्ट आता है, वो क्या दर्शाता है। जैसे हमारा यहाँ पर फिलहाल रिजल्ट आया है, मान लो इसको gx फलन नाम दे देता हूँ मैं। gx फलन है x² प्लस c। c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, स्वेच्छ अचर है, ये स्वेच्छ अचर है, कोई भी संख्या हो सकती है, अनंत संख्याएं हो सकती हैं। c के अनंत मान होंगे, x² प्लस 1 भी होगा, x² प्लस 2 भी होगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0 भी होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 10 भी होगा, अंडर रूट में भी आएगी, मतलब हर तरह के सी के मान हो सकते हैं। तो सी के जो अनंत मान आते जाएंगे उनसे अनंत रिजल्ट मिलते जाएंगे अलग अलग। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस फलन का इंटीग्रेशन जो आएगा वो एक तरीके से अद्वितीय नहीं होगा। किसी भी फलन का अनिश्चित समाकलन अद्वितीय नहीं होता है। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक आंसर आना चाहिए, तो यूनिक तो नहीं आ रहा, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब अद्वितीय नहीं है। समझ आई यहां तक बात? मैं लिख भी देता हूं कि निश्चित समाकलन अद्वितीय नहीं होता है। कहां लिखूं, कहां लिखूं? अनिश्चित समाकलन समाकलन जो है अद्वितीय नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये ऐसे ही लिख दिया मैंने, को कुछ नहीं है खास बात। और मैं तो बनाना चाहता हूं इसका ग्राफ। कहानी ये है, सी के अलग अलग मान लेकर के हमने ऐसे ऐसे ढेर सारे फलन प्राप्त कर लिए। क्योंकि सी के अलग अलग मान से अलग अलग फलन मिलेंगे तो सबके अलग अलग ग्राफ बनेंगे। एक ही ग्राफ पेपर पे सारे के सारे ग्राफ बना करके देखते हैं कि भाई इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट है, जो ये फलन है, उसका आंसर आ क्या रहा है ग्राफ में। ज्यामितीय निरूपण का मतलब है ग्राफ में क्या बन रहा है, ये चीज ग्राफ में क्या दिख रहा है हमारे को इसमें, वो हम लोग चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, चेक करना चाह रहे हैं तो चाह लेने से तो कर लेते हैं भाई, चाह ही रहे हैं तो मतलब उसमें क्या बात है। एक बार इसको थोड़ा इधर खिसकाते हैं कि जगह हो जाए तो थोड़ी बढ़िया रहे। जीवन में एक ही तो कमी है, जगह की, और क्या कमी है। सो ऐसा करो, एक साफ सुथरा सुंदर ग्राफ बना दो, छोटा मोटा प्यारा सा, और बस इसी पेज पे करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो फालतू पेज पलटने की भी झंझट नहीं कर रहा, एक ही पेज पे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर अगले पेज पे तो करना ही है। खुल जा समझे यार, क्या है, बड़ा ही नहीं हो रहा, बताओ कमाल है। चलो खैर कोई नहीं, नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं है। इसको थोड़ा सा इधर और कर लो, तो ये हम लोग थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, ये पॉइंट ऑब्वियसली 0 है, ये पॉइंट हमारा 1 है, ये पॉइंट हमारा 2 है, ये पॉइंट हमारा 3 है, यहाँ पर हमारे पास -1 है, यहाँ पर हमारे पास -2 पॉइंट है, और यहाँ पर हमारे पास -3 पॉइंट है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? अब यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये y ही फलन होता है, तो y के ही मान हैं, y बराबर ये सब हैं। c के अलग अलग मानों के लिए हमने अलग अलग ले लिया। सबसे पहले y बराबर x² + 0 को देखो। y = x² एक परवलय का ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? 11वीं कक्षा प्रश्नावली 11.2, प्रश्नावली 11.2 11th क्लास में ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से डिटेल में पढ़ी है अपन ने। ये ग्राफ साफ सुथरा बनाना आता है अपने को। x² = 4ay फॉर्मेट है। अगर याद नहीं है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई एग्जाम में इसका ग्राफ 7वें चैप्टर में तो काम आएगा नहीं, आएगा काम 8वें चैप्टर में। मैं फिर से 0 से पढ़ाऊंगा आपको 8वें चैप्टर में, टेंशन की कोई बात नहीं है वैसे तो। और आता है तो बल्ले बल्ले, फिर तो ऐश हो गई, फिर तो समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी आप लोगों को। लेकिन अगर ग्राफ नहीं आता तो मैंने एक नाम आपको सुझाया है पहले से ही, डेस्मोस करके, गूगल पे डालोगे यहाँ पर सारे ग्राफ बन जाते हैं, बहुत प्यारे सुंदर ग्राफ बनते हैं। तो यहाँ से सारे ग्राफ बना लेना अभी के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पर बना देता हूँ, तुरंत प्रभाव से बना देता हूँ। तो सबसे पहले y = x² जो है, x² = y पढ़ो आप इसको, +y सिंगल पावर की तरफ मुंह खुलता है, +y अक्ष की तरफ मुंह खुलता हुआ एक परवलय यहां पर बनेगा ग्राफ के तौर पे। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। थोड़ा और मैं इसको स्मूथ कर देता हूं, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अब जैसा भी है यार, रफली तो ऐसे ही बनेगा। उसके बाद x² +1 का बनाए तो x² +1 का मतलब है y = x² +1, ये 1 इधर आ जाएगा तो y - 1 बराबर x²। इन सबके ग्राफ बनाने में 8वें चैप्टर में सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। यहां से
गूगल की हेल्प लेकर के बना लेना अगर आपको ज्यादा ही समस्या है तो। बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में ग्राफ नहीं आएगा, केवल समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। तो y-1 बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका ग्राफ बनाना है तो ये यूं आएगा, ये आएगा लगभग लगभग यूं, मतलब ये तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक मिनट, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और पीछे जाओ यूं यूं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, हाँ, और पीछे चले जाओ यूं। थोड़ा सा यार गंदा सा बन रहा है डायग्राम, तो जो समझाना चाह रहा था वो तो मैं इतना क्लियर नहीं समझा पाऊंगा शायद इससे, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये ग्राफ बन रहा है। मतलब इनके ग्राफ ऐसे बनते हैं। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि gx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस सी जो है वो परवलय है, प्लस वाई एक्स की तरफ मुंह खुलता हुआ परवलय है, और c के अलग अलग मान बनाते जाओगे। ये तो मैंने पॉइंट्स के मान लिए ही नहीं है, पॉइंट्स के भी लोगे तो सब इस तरह के बीच बीच में भी ढेरों 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 परवलय बनेंगे, अनंत परवलय इस टाइप के बन जाएंगे, इस फॉर्मेट के बन जाएंगे, अनंत परवलय बन जाएंगे, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस सी के फॉर्मेट से। ये जो अनंत परवलय आए यही एक्चुअली समाकलन है। मैं यही तो कह रहा था कि इस फलन का जो इंटीग्रेशन आएगा वो एक नहीं आएगा, अनंत हल आते हैं, तो वो अनंत हल इन अनंत ग्राफ को दर्शा रहे हैं। ये एक ग्राफ एक हल है, तो ऐसे अनंत हल संभव हैं, अनंत आंसर संभव हैं। एक और चीज, इसको क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स की टर्म्स में? इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स, वक्रों का परिवार बोलते हैं। सेम फॉर्मेट के वक्र हैं कि नहीं है? एक्स स्क्वायर प्लस सी जो है देखा जाए तो अनंत वक्र हैं, ये इनफाइनाइट ग्राफ बन रहे हैं यहां से, लेकिन ये इनफाइनाइट सेम फॉर्मेट के हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि एक ग्राफ यूं है, एक साहब यूं आ गया, एक ऐसा बन रहा है कुछ, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना, एक कोई सीधी लाइन ही बन रहा है साहब, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो मोटी मोटी बात यह है कि सेम पैटर्न के बहुत सारे वक्र बन रहे हैं, इनको बोलते हैं, इंग्लिश में तो बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स, इंग्लिश में इसका नाम है फैमिली ऑफ कर्व्स, मतलब वक्रों का परिवार कह सकते हो आप, हिंदी में देसी भाषा में कहें तो वक्रों का परिवार ही मिल रहा है पूरा, और एक ही तरह के वक्र हैं, सेम फॉर्मेट के वक्रों का परिवार मतलब वही सेम फॉर्मेट को ही परिवार कहते हैं हम लोग, और कुछ नहीं है। तो ये देखा जाए तो परवलय का परिवार है, इस फॉर्मेट के परवलय जितने भी संभव हैं वो सब यहां पर एक तरीके से आ गए यहां पर। तो इंटीग्रेशन से क्या रिजल्ट मिलता है? किसी भी फलन का अगर आप अनिश्चित समाकलन करोगे तो 100% प्लस सी आएगा। जैसे ही प्लस सी आएगा, सी के अलग अलग मानों पे अलग अलग ग्राफ बनेंगे, लेकिन वो सभी के सभी ग्राफ सेम फॉर्मेट के होंगे। सेम फॉर्मेट के जो ग्राफ होते हैं उन्हें हम फैमिली ऑफ कर्व्स बोलते हैं। तो अनिश्चित समाकलन से, मतलब किसी भी फलन के अनिश्चित समाकलन से हमें फैमिली ऑफ कर्व्स प्राप्त होते हैं, ढेर सारे वक्र प्राप्त होते हैं एक ही परिवार के। यह इसका ज्यामितीय निरूपण है कि अनिश्चित समाकलन से क्या प्राप्त होता है? अनिश्चित समाकलन से हमें फैमिली ऑफ कर्व्स प्राप्त होते हैं, सेम ही फैमिली के कर्व होते हैं, होते अनंत हैं लेकिन सेम ही फैमिली के होते हैं, सेम ही फॉर्मेट के अनंत वक्र हमें प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर है यहां तक बात? बहुत बेसिक सी बात है, मतलब इसमें कुछ विशेष बात तो है नहीं। मैं बस ये कहना चाह रहा था पहले तो कि ये अनंत आंसर होते हैं, वो साबित भी हो गया कि देखो अनंत आंसर के अनंत अनंत यहां पर ग्राफ भी बन रहे हैं, लेकिन वो अनंत के अनंत ग्राफ में आपस में कुछ संबंध तो नजर आ रहा है ना, सेम फॉर्मेट के तो दिख रहे हैं ना वो, तो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं वो, एक्चुअली सेम फैमिली से बन रहे हैं सारे के सारे। समझ आई यहां तक बात? चलिए बहुत बढ़िया। अब इतनी बढ़िया बात मैंने बताई है, इस पर लाइक नहीं बनता है? बताओ मेरे को, बनता है कि नहीं बनता है? एक लाइक तो बनता ही है ना इतने बढ़िया बात पे, तो एक लाइक करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो कल हमने सबसे पहले तो फॉर्मुलेज सारे डिस्कस कर लिए थे, सारे के सारे फॉर्मुलेज हर वैरायटी के हमने कवर कर लिए थे। उन वैरायटी के फॉर्मुलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आज की क्लास में करने हैं। मैं एक बार फाइनली सारे के सारे
पैटर्न्स चेंज वेंज किए थे और फाइनल रिजल्ट निकाला था। मैं फाइनल वाले रिजल्ट जो काम किए हैं वो लिख रहा हूं अब, और उनको हम लोग एक बार याद करते हुए आगे बढ़ेंगे और हम लोग उनसे रिलेटेड ढेर सारे एग्जाम्पल्स और ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में प्रैक्टिस के तौर पे। कुछ मैं बना के भी बताऊंगा एग्जाम्पल्स अपने तरफ से, और फिर बुक के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स हम लोग शुरू करेंगे। पहले मन से बना करके करेंगे, फटाफट से करेंगे। तो फॉर्मुलेज एक बार फटाफट से रिवाइज कर लें। पहला फॉर्मूला जो हमने सीखा था वो क्या सीखा था? पहला फॉर्मूला हमने सीखा था कि इंटीग्रेशन करना है, अगर किसी ने जीरो का इंटीग्रेशन करना है तो कोई कांस्टेंट सी आ जाएगा। दूसरा हमने सीखा था कि x का इंटीग्रेशन करना है तो x का नहीं 1 का इंटीग्रेशन करना है तो वो आ जाएगा x प्लस सी। उसके बाद हमने सीखा था x की पावर n का इंटीग्रेशन, काम की चीज तो उसके बाद सीधा ये थी, बाकी के आप याद रखो तो अच्छी बात है। इसका आंसर था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। नेक्स्ट हमने सीखा था e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x ही हो जाता है, कोई चिंता नहीं। नेक्स्ट हमने सीखा था कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो हमारे पास log x होता है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। रिवर्स डायरेक्शन में डिफरेंशिएशन है, इस डायरेक्शन में इंटीग्रेशन है। होपफुली आप घर पे पढ़ के आए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा बहुत तो घर पे याद करके भी आए होंगे इसको। 6th नंबर पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग सीखे थे, नहीं ट्रिग्नोमेट्री से भी पहले हम a की पावर x वाले भी सीखे थे, a की पावर x वाले भी लिख देते हैं। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन में log a प्लस में c, और यहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और 7वें नंबर पे हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन हम लोग करना चाह रहे हैं sin x का। sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। डिफरेंशिएशन हम लोग करना चाह रहे हैं cos x का, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin x। डिफरेंशिएशन क्यों कर रहा हूं मैं यार, सीधा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखना था अपने को। तो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे sin x का, तो वो आता है माइनस का cos x। इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे cos x का तो वो आता है प्लस का sin x। इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे sec स्क्वायर x का तो वो आता है tan x। इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे cot स्क्वायर x का तो वो आता है माइनस का cot x। इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे sec x इंटू tan x का तो वो आता है sec x। और इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे cosec x इंटू cot x का तो वो आएगा माइनस का cosec x प्लस c। ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां सूत्र। यहां तक क्लियर है बात? ये तो हमारे नॉर्मल थे, फिर कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मुलेज थे हमारे, 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मुलेज भी थे। तो वो मैं ऐसा करता हूँ यहीं पर थोड़ा जुगाड़ उगाड़ करके एडजस्ट कर देता हूँ, काम हमारा हो जाएगा इसी पेज पे समाप्त। क्यों अपन ज़बरदस्ती अगले पेज पे जाएं। तो ये 7वां सूत्र तो यहीं पर चिपकाओ आराम से, इसको ले लो ऊपर, 3 फॉर्मुलेज मैं यहीं लिख दूंगा। ठीक, देखिए 12 के बाद 13 नंबर पे हमारे पास था इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट है, उसके 2 सूत्र हमने सीखे थे। एक तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है, या माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है। 14th वाला था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जिसका सूत्र है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है, माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है। सही है यहां तक? चलिए 10th वाला रॉन्ग हो गया क्या? हाँ, माइनस का कोसेक आएगा, सॉरी, अरे यहाँ कोसेक स्क्वायर है, सॉरी यहाँ कोसेक स्क्वायर है। इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये गलत हो गया था, ठीक है। 15th नंबर भी देख लो, एक आखिरी वाला, क्यों छोड़ें उसको फालतू। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट डी एक्स अगर हम देखें तो वो हो जाता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है। कुल मिलाकर के इतने ही सूत्र थे। वो तो कल दिखने में भारी भरकम लंबे चौड़े लग रहे होंगे, एक्चुअल में थे इतने ही, है ना।
कहानी सिर्फ इतने ही सूत्रों की है और इनसे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। सब लोग सामने देखेंगे, मेन काम अब शुरू हो रहा है। एकदम से इतने सूत्र काम नहीं आएंगे, पहले तो 12 तक के सूत्र ही ज्यादा काम आएंगे, बाकी के 3 कंपैरेटिवली अभी इस प्रश्नावली में हो सकता है थोड़े कम काम आए, 7.2 से थोड़े ज्यादा काम आए। ठीक है, यहां तक चलो शुरू करते हैं अपन अब सवाल जवाब थोड़े से। मैं कुछ एग्जाम्पल्स मन से यहां पर लेता हूं ताकि आप लोग उसको फिर सेटल कर सको, सॉल्व कर सको। थोड़ा सा मन से मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर बनाता हूं। सबसे पहले हम लोग ये वाला फॉर्मेट सीख लें। ये वाला फॉर्मेट सबसे बेसिक, सबसे सिंपल फॉर्मेट है। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको इसके देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इसके। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स अपनी मर्जी से ले लेते हैं, फिर बुक के एग्जाम्पल्स लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखिए उदाहरण ले रहे हैं, मान लो इंटीग्रेशन आपको करना है √x dx का। मान लो इंटीग्रेशन आपको करना है 1/2 का ही मान लेते हैं। मान लो इंटीग्रेशन आपको करना है 3x² माइनस के 2x का। ठीक है, तो मैं सोचता हूं कि सीक्वेंस कुछ इस तरह का होना चाहिए कि पहले ये कर ले मैं यार, ये थोड़ा इजी रहेगा हमारे लिए। तो इसको लो सबसे पहले, तो देखो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन की तरह ये इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा है, तो इसका मतलब लगभग वैसा ही चलेगा कि प्लस माइनस में सेपरेट कर सकते हैं, इस तरह का कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं जैसे डिफरेंशिएशन में लेते थे। ना उधर कांस्टेंट की इज्जत है ना इधर कांस्टेंट की इज्जत है, कहीं इज्जत नहीं है कांस्टेंट की, बाहर फेंको उसको। 3 को करो बाहर, x² का अलग से इंटीग्रेशन कर लेंगे, dx दे दिया इसके साथ। माइनस में 2 को फेंको बाहर, x का अलग से इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सेपरेट कर दिया साहब, सेपरेट करने में क्या पैसे लग रहे हैं, सेपरेट कर दिया करो हमेशा। छोटा छोटा तोड़ दो, छोटा छोटा तोड़ोगे आंसर आराम से मस्त एकदम बढ़िया से मिल जाएगा आपको लास्ट में जाते जाते। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो 3 तो एज इट इज है ही है। x² का इंटीग्रेशन, x की पावर n का सूत्र रट लो, x की घात n+1, नीचे n+1, ऊपर एक घात बढ़ाएंगे नीचे एक घात बढ़ाएंगे। जो भी घात है x की, जो माने जो घात ले लो आप x की घात n में, ऊपर एक बढ़ा दो नीचे एक बढ़ा दो, यही सूत्र है सिंपल से। तो ऊपर 2 घात है यहां पर, तो 2+1 नीचे 2+1, बात खत्म हो गई यहीं पे। सेम यहां x की एक घात है, 1+1/1+1, खत्म। प्लस में c तो जरूर लगाना है, जैसे ही इंटीग्रेशन कर दो इंटीग्रेशन का चिन्ह हटा देना। यहां से फाइनल क्या आंसर आया, 3 × x³ अपॉन में 3 माइनस में 2x² अपॉन में 2 प्लस में c, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, फाइनल आंसर x³ माइनस x² प्लस c मिल गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। आप लोगों को लग रहे होंगे कि सर इतने लल्लू क्वेश्चन भी कराओगे क्या आप हमारे को, हम बुढ़ापे में आ गए हैं, फिजिक्स में ये सब पता नहीं कहां करके हमने छोड़ दिया था, 11वीं में करके छोड़ दिया हमने। तो ऐसे तुम्हारे मन में ख्यालात आ रहे होंगे, लेकिन यहां से कराना पड़ेगा क्योंकि सब बच्चे 11वीं में उतने अच्छे से नहीं पढ़े हैं ना। तो थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप, होले 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 हो जाएगा प्यार, चलिए बलिए चलिए, क्या था पता नहीं गाने में। अरे प्लस नहीं है माइनस है बीच में, चुनमुन कुमारी बेटा माइनस है। चलो हाँ जी, ये सेकंड वाला कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ तो सीखने को आपको मिलेगा, है ना। थोड़ा रंग रूप इसका बदलें, कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कलर ये ठीक है, इसका भी बदलो, ये ठीक है। सुंदरता में कोई कमी छोड़नी नहीं है, सुंदर होना चाहिए यार, काम कर रहे हो तो सुंदर करो ना, क्या है दिक्कत सुंदर करने में। हाँ जी, √x का डिफरेंशिएशन, √x का डिफरेंशिएशन ऐसे ही नहीं हो जाता है ना, सिंपल नहीं है मामला इतना जिंदगी में। तो √x का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें यहां पर इसको x की घात 1/2 लिखना पड़ेगा पहले। तो अब करो इंटीग्रेशन, x की घात n का फॉर्मेट यहां पर आ गया है। x की घात n का मतलब होता है x की घात n+1 अपॉन n+1 और प्लस में सी, बात खत्म। इतना ही काम है और कुछ है ही नहीं इसमें, क्या करें, है ही इतना। यहां लिख देता हूं फॉर्मूला यार, ज्यादा ठीक रहेगा, जगह खूब मिल जाएगी इससे अपने को। चलिए तो भाई ध्यान से देखें तो ये है x की घात ऊपर 3/2 बन रहा है, 1/2 + 1, और ये भी 3/2 बन रहा है और यहां पर प्लस में c आ रहा है। ठीक है,
3/2 को ऊपर ले जाते हैं, ये बन जाएगा 2x की घात 3/2 और नीचे आ रहा है हमारे पास 3 और प्लस में आ रहा है c। ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ आया? कुछ पल्ले पड़ा, भेजे में कुछ घुसा है, या ऊपर वाला माला अभी खाली चल रहा है? बताओ फटाफट से, हाँ या ना। आगे बढ़ें। उस क्वेश्चन में थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग बढ़ाएंगे यार, लगाने का स्कोप है ना। एकदम लल्लू पंजू गंजू थोड़ी चलता रहेगा मामला, थोड़ा तो बढ़ेगा। हालांकि अभी भी लल्लू पंजू लग रहे होंगे आप लोगों को, तो क्योंकि ये सब फिजिक्स में पढ़ चुके हो आप। इसमें कुछ था नहीं ऐसा जो विशेष आ रहा हो, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। सारे क्वेश्चंस आज देखो, एक बात ध्यान रख लेना, मैं आपको ये फिर से बता देता हूं। 7.1 और 7.2 प्रश्नावली ऐसी है, अगर आपने ये 2 प्रश्नावली मिस कर दी तो पूरा चैप्टर आपसे मिस हो जाएगा, ये मान के चलना आप। 7.1 और 7.2 ये 2 प्रश्नावलियां सबसे बेसिक प्रश्नावलियां हैं इंटीग्रेशन की। ये मिस हो गई तो एक सवाल आपसे हिलेगा नहीं इंटीग्रेशन का। यार ये 2 कर लिए आपने तो आगे की प्रश्नावलियां इतनी आसान लगेगी, टेंशन नहीं लगेगी आपको बिल्कुल भी। इसलिए इन 2 पे विशेष सीरियस होकर के काम करना है, विशेष रिवीजन आपको मारते रहना है इन दोनों का, जब तक ये दोनों खत्म नहीं हो जाए। घर पे रिवीजन 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 खेलते रहो, कोई टेंशन नहीं। जितनी बार करोगे उतना फायदा है आप लोगों का, ठीक है। चलो हाँ जी, किसी किसी का आंसर आया क्या? देखो 2 कांस्टेंट है, कोई इज्जत नहीं, बाहर ले लिया हमने, अंदर बच रहा है 1/√x, लेकिन नीचे x की घात 1/2 नहीं लिख सकते, ऊपर लेके जाओ भाई। x की घात कितनी है? ये देखा जाए तो 1/2 ही है ना। अंडर रूट का मतलब क्या है? 1/2 घात है, लेकिन डिवाइड में, डिवाइड से मतलब नहीं है, ऊपर होनी चाहिए। तो x की घात माइनस का 1/2 करके हमने इसको ऊपर ले लिया, और जैसे ही ऊपर लिया अब ये x की घात n का फॉर्मेट बन गया। आप इसको बिना किसी टेंशन के सॉल्व कर सकते हो, कर लेते हैं, ऐसी बात है तो सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा x की घात माइनस का हाफ प्लस 1, माइनस का हाफ प्लस 1, n+1 अपॉन n+1 आता है। मोटी मोटी बात इतनी ही है और कुछ नहीं है। प्लस में c यहां पर आ गया, और ये बन रहा है 1/2, और ये x की घात 1/2 और नीचे 1/2, और यहां से 2 से 2 हमारे को कैंसिल आउट हो गया, प्लस का c आ जाएगा। आंसर आएगा x की पावर 1/2, जिसे आप चाहो तो √x कह दो, उसमें कोई चिंता नहीं है। फाइनल आंसर हमारा ये आ रहा है इस बार, इस वाले फॉर्मेट में। इसका फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया है। क्लियर है यहाँ तक बात? किसी को कोई आपत्ति, तकलीफ, परेशानी हो तो आप बता सकते हैं, बाकी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। इजी है क्वेश्चंस, तीनों के तीनों बेसिक क्वेश्चंस किए हैं अभी तक अपन ने। अब थोड़े से मैं कुछ अलग तरह से आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे सब बच्चे, है ना। एक छोटा सा कह लो कि फॉर्मेट है। एक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा फर्क है। डिफरेंशिएशन में आप चेन रूल लगा लेते थे, इंटीग्रेशन में ऐसे चेन रूल जैसा कुछ नहीं होता। यहां ये मेजर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। मैं आपको दिखाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, राधे श्याम यहीं पर है क्लास भाई, वहां लिखा रहता है कहाँ क्लास है। यूट्यूब पे देखा करो आप, पोस्ट पढ़ के देखा करो कहाँ क्लास है, वहां लिखा रहता है। भाई लाइक कर दो यार, बेशर्मो क्या कर रहे हो ऐसा, ऐसी क्या नाराजगी है भाई? लाइक के बटन से लाइक कर दो बेशर्मो। देखो ये हमने यहाँ तक का तामझाम कर लिया। मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर, कुछ खास तरह के एग्जाम्पल हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। अब अगर मान लो क्वेश्चन इस तरह का आ गया, इंटीग्रेशन आपको करना है 3x + 2 की होल पावर 5 का, क्या करेंगे? या 3x + 2 की होल पावर 2 का आ गया मान लो, तो क्या करेंगे? एक बार के लिए ये आ गया, मान लेते हैं एक बार के लिए, क्या करेंगे? सेम फॉर्मेट, जो दिख रहा है वैसे ही करना है। 3x + 2 को x मान लो, इसकी घात 2 है तो 2 + 1 बटे 2 + 1 हो जाएगा, प्लस में c। लेकिन एक छोटा सा काम एक्स्ट्रा होता है, वो ये कि जो x का गुणांक है वो एक्स्ट्रा डिवाइड में आता है हमेशा। जो x का गुणांक है वो एक्स्ट्रा डिवाइड में आएगा। यहां x का गुणांक 1 था इसलिए कोई चिंता नहीं थी। यहां x का गुणांक या x² का गुणांक, सब जो भी बोलो, 1 है, यहां 1 है, यहां x का गुणांक 1 है, x के साथ 1 है, कुछ नहीं है। यहां x के जस्ट साथ मल्टीप्लाई में 3 है। जो भी x के साथ होगा वो डिवाइड में आएगा, जो भी माने जो भी x के साथ होगा वो डिवाइड में आएगा।
तो यहां x के साथ 3 था तो वो डिवाइड में आ गया, तो अल्टीमेटली बनेगा हमारे पास क्या, 3x प्लस 2 की घात में 3 बटे 3 गुणा 3 9 प्लस में c। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं मैं, इसको एक और तरीके से कर सकते थे आप, इसका होल स्क्वायर खोलते पहले फिर इंटीग्रेशन कर लेते, वैसे भी कर सकते थे। दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसका, कि इसका होल स्क्वायर खोलें हम लोग, खोला खोला 2 इंटू 3x प्लस 2 ये लिखा, और इंटीग्रेशन हम इसका करेंगे, अभी करेंगे, ये मेथड 2 है ना। इसको दूसरे मेथड से कैसे कर सकते थे, ऐसे कर सकते हैं इसको, ये हमारा मेथड 2 हो सकता है, जिसमें हमें नहीं पता कि यार इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमने पहले खोल डाला शांति से इसको, और फिर इसको लिख दिया 9x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 2 दूनी 4 दिया 12x हो गया, और इसका शांति से इंटीग्रेशन करना है। अब हम कर लेंगे, हम जानते हैं, और 9 अलग कर लिया हमने, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। 4 हमने अलग कर लिया, 4 बाहर ले लिया, अंदर 1 dx लिख दिया। सिंपल dx लिख दो या 1 dx लिख दो, एक ही बात है, 4 गुणा 1 4 ही हो गया एक तरीके से। dx को सिंगल लिखने की जगह 1 dx लगा देते हैं। 12 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया x और यहाँ dx लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये 4 dx है, 4 बाहर ले लिया तो केवल क्या बचेगा, अंदर 1 बच जाएगा। नहीं लिखोगे 1 को तो भी ठीक है, 1 लिख दोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोगों को। तो यहां से हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x की घात 3 बटे 3, क्योंकि x की घात 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 4 गुणा 1 का डिफरेंस इंटीग्रेशन x होता है, यहां आ जाएगा 12, और ये एक्स स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, प्लस में c चल रहा है। तो अल्टीमेटली वैसे देखा जाए तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3x की घात 3 प्लस में 4x प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में c। सिस्टमैटिक लिखें तो 3x की घात 3 प्लस में 6x की घात 2 प्लस में 4x और प्लस में c, ये हमारा आंसर बन रहा है। आपको लगेगा सर इतना विचित्र आंसर अगर आ गया हमारा तो हम तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि सही है कि गलत है। पहले तो ये बताओ सही है कि गलत है। यहाँ तो ये आंसर आ रहा है, यहाँ ये आंसर आ रहा है, 1% मैच नहीं खा रहा है। ऐसे कैसे पता कर पाएंगे कि हम क्या आंसर आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। यहाँ तो कुछ और ही आंसर है, ये कुछ और ही आंसर है, पता ही नहीं चल पा रहा। पता करने का तरीका क्या है, हाँ मतलब मैंने आपको ये चीज बताई थी ना कि इंटीग्रेशन में आंसर अलग अलग आ सकता है, अलग अलग आ रहा है, लेकिन दोनों आंसर सही हैं एक्चुअल में। मैं आपको साबित करके दिखा देता हूं एक बार कि दोनों आंसर वाकई में सही है कि नहीं है, वो मैं एक बार साबित करके आपको दिखा देता हूं। साबित करके देख लेते हैं तो उससे पता चल जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं किसी और कलर से लेकर के इसको खोल देता हूं। इसको खोलिए आप लोग। x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, याद है किसी को? मैं लिख देता हूं, x प्लस वाई का क्यूब होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इसको भी खोलोगे तो यहीं तक पहुंचेंगे। तो अल्टीमेटली मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि सेम आंसर है, कुछ अलग नहीं है। खोलो जरा, 3x का क्यूब x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर y और प्लस में 3x y का स्क्वायर बटे में है 9, बटे में है 9, और इधर हम लोग लिखेंगे प्लस में c, प्लस में c। ये हो जाएगा 27x की घात 3 प्लस में 8 प्लस में 3 3 9 9 27 दूना 54x स्क्वायर प्लस में 3 3 9 9 चौक 36 में x और बटे में हमारे पास चल रहा है 9 प्लस में चल रहा है c। कुछ तो झोलझाल हुआ है g, कहाँ झोलझाल हुआ है यार? नहीं, कोई झोलझाल नहीं है, सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर वाली बात हो गई है। तो मैं एक काम करूं, इसको थोड़ा खिसका ले में यार, जबरदस्ती मिक्स हो रहा है, थोड़ा साइड करो इसको, थोड़ा सा इसको ऊपर करो, जगह तो शॉर्ट पढ़नी ही पढ़नी है अपने पास, अपने राज में जगह तो हमेशा ही कम पड़ती है। तो खैर कोई नहीं, इसका तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि अलग दिखेगा। देखिए क्या बन रहा है, ये 27x की घात 3 है और प्लस में 54, अलग अलग डिवाइड दे दो यार 9 को, आप तो सीधा 9 को अलग अलग डिवाइड दोगे तो 3x की घात 3 प्लस में 8 बटे 9 प्लस में 54 बटे 9, 9 6 की 54, 6x स्क्वायर प्लस में 36 बटे 9, 9 चौक 36x प्लस में c आ गया
8/9 भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, मैंने बोला था इनकी जगह के लिख देना। तो क्या बनेगा ये 3x की घात 3 प्लस 6x की घात 2 प्लस 4x, और इन दोनों को मिला करके प्लस का के लिख देंगे हम लोग, साइड में लिखेंगे अभी कि के क्या है वो भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये हमारा फुल एंड फाइनल बनेगा, जो भी बनेगा आप लिखेंगे जहां के बराबर क्या है c प्लस 8/9 या 8/9 प्लस c है, ये ब्रैकेट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा जाए तो सेम आंसर आ गया। अब आप बोलोगे सर यहां तो c है यहां k है, बेटा कांस्टेंट होता है, ज्यादा इज्जत नहीं देनी कांस्टेंट को, इकट्ठा एक कांस्टेंट लिखना है, ज्यादा टेंशन नहीं है। ये भी अनंत आंसर लेके बैठा है, वही अनंत आंसर इससे आएंगे घूम फिर करके, तो कोई लोड नहीं है, ये भी अनंत आंसर है। मेन ये है वेरिएबल क्या है, उसके वेरिएबल के हिसाब से फैमिली ऑफ कर्व्स बनेंगे, तो c और k की टेंशन नहीं है। c की जगह 1 हो 2 हो 3 हो बात बराबर है, k की जगह भी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फैमिली ऑफ कर्व्स आएंगे। तो अल्टीमेटली आंसर सेम है। अब बोलेंगे सर कि हम किससे करें फिर एग्जाम में, या इसको पूरा करना पड़ेगा क्या? नहीं, एग्जाम में आप इतना करके छोड़ दो, पूरे नंबर मिलेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ये सिंपल में। और आप इस मेथड से कर रहे हो तो यहां तक कर देना, इस मेथड से कर रहे हो तो केवल यहां तक करके छोड़ देना, जितना सिंप्लीफिकेशन हो सकता है उतना करो, बाकी सब छोड़ दो, कोई चिंता की बात नहीं है। इस क्वेश्चन को सिर्फ यहीं तक करना है। ये तो आगे मैंने सिर्फ ये साबित करने के लिए आपको पूरा बताया है कि आंसर सेम आते हैं, कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां रह गई, वो मैं अब बता रहा हूं, लेकिन वो बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक डब्बा बनाने की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए मुझे। तो मैं डब्बा बना देता हूं यार, पहले इसको खिसकाओ, पहले तो डब्बा बनाने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। अब बनाएंगे डब्बा शानदार वाला। सो काम करते हैं, हाँ इसको थोड़ा और खिसका लो यार। यहाँ एक डब्बा बना देता हूँ मैं, ये रहा एक डब्बा, ये थोड़ा यूं, हाँ जी ठीक है। सो इसमें फिल कौन सा कलर करें, ये करें या ये करें, या ये कर दें, या ये कर दें, या ये कर दें, ये ठीक लग रहा है? नहीं ये भी ठीक लग रहा है, ये कर लेते हैं। चलो एक इम्पॉर्टेंट बात, ये भी नहीं, मैं रेड ही कर रहा हूँ यार, रेड थोड़ा सा मज़ेदार लगता है ज़्यादा। टक 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 टक। अगर आपको कहीं पर करने को दे दिया जाए क्या चीज़, कि भाई इंटीग्रेशन करो, आपको दे दिया जाए मान लीजिए कि भाई इंटीग्रेशन करो 3x स्क्वायर प्लस 2 की घात 2 dx का, और आपने कहा कि कोई टेंशन नहीं है, 3x स्क्वायर प्लस 2 की घात 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 है ही है, और प्लस में c है ही है, और जो x की जगह फिलहाल x स्क्वायर है, कोई बात नहीं, x स्क्वायर का गुणांक का लगा देंगे भाग। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो ये गलत माना जाएगा, ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। समझ में आई बात? ये बॉक्स पे गलत किया है मैंने, बाकी किसी को गलत नहीं किया है, ये केवल बॉक्स पे मैंने गलत किया है कि ऐसे नहीं करना है, किसी भी स्थिति में ऐसे नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा पूरे तरीके से। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये जो फॉर्मेट अपन ने सीखा है, जो फॉर्मेट अपन ने ये सीखा है कि गुणांक का भाग लगाते हैं, वो सिर्फ x के गुणांक तक सीमित है। मतलब क्वेश्चंस में या तो x की घात n हो या फिर x का रैखिक फलन हो। रैखिक फलन का मतलब होता है ax प्लस b तक चल जाएगा, उसकी घात n भी हो तो भी चल जाएगा। लेकिन इसके अलावा x के रैखिक फलन के अलावा कोई और हो गया, जैसे x स्क्वायर वाला फलन आ गया, ये रैखिक नहीं रहा, द्विघात हो गया। रैखिक का मतलब होता है x की घात 1 होनी चाहिए। x का रैखिक फलन का मतलब समझते हो आप क्या है? कहीं पर 3x दिखे, कहीं पर 3x माइनस 2 दिखे, कहीं पर x प्लस 2 दिख जाए, कहीं पर सिंपल x दिख जाए, कहीं पर 5x दिख जाए, ये रैखिक फलन है। इनकी कोई भी घात करने को बोल दो, सब निकल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, इन सब का इंटीग्रेशन निकल जाएगा, इन सब का इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर रैखिक फलन नहीं है,
अगर 3 अंडर रूट एक्स प्लस 2 की घात 5 है, नहीं निकाल सकते, ये मान के चलना, नहीं निकाल सकते। हमेशा x का रैखिक फलन होना जरूरी है। x की घात n dx जो है वो होता है x की घात n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। कायदे से जो सूत्र होना चाहिए, जो लिखवाना चाहिए बच्चों को, वो लिखवाना चाहिए। कहीं पर ax प्लस बी की घात n दिख जाए तो आप इसको ax प्लस बी की घात में n+1 अपॉन n+1 लिख सकते हैं। साथ में डिवाइड में आपके पास a आएगा, जो x का गुणांक है वो डिवाइड में आ जाएगा, प्लस में c तो आप लगाओगे। इतना किया जा सकता है। लेकिन यहां ax की जगह ax स्क्वायर, ax क्यूब, x की अंडर रूट, x की कुछ ऊट पटांग घातें, एक घात के अलावा यहां कुछ और हुआ तो उसका इंटीग्रेशन हम इस फॉर्मूले से तो नहीं कर सकते। जितने भी फॉर्मूलेज मैंने आपको यहां बताए हैं, यही मेन फर्क है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन में अगर इसका डिफरेंशिएशन करना होता तो कितना सिंपल हो जाता। अगर इस चीज का डिफरेंशिएशन करना है तो चेन रूल से हो जाएगा, पहले घात सॉल्व हो जाएगी, फिर अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। चेन रूल लग जाता है डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में नहीं लगता है। इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल वेन रूल है ही नहीं, चेन है ही नहीं इंटीग्रेशन में, है ना। सिंपल है इंटीग्रेशन का सिस्टम। x की कोई उटपटांग घातों को वो डील नहीं करता है। सिंपल x की घात 1 हो, उसके साथ कोई गुणांक रखा हुआ है, प्लस माइनस में कोई गुणांक रखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन x का रैखिक फलन होना चाहिए, उसी को वो हल करेगा और किसी को नहीं करेगा। और ये केवल यहां की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है। जैसे आपको ये चीज समझ में आ रही है कि cos x का डिफरेंशिएशन sin x है। अगर आपके पास cos x की जगह cos 2x आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन sin 2x और बटे में 2 आ जाएगा, x का गुणांक डिवाइड में आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास cos x स्क्वायर आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हम लोग, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन में बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस बात पे आपको। मैं यही कहना चाह रहा हूं आपको कि रैखिक फलन हुआ तो आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। उसके दूसरे मेथड हो सकते हैं जो हम भविष्य में पढ़ें, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, इन सब में पढ़ें भविष्य में। फिलहाल तो नहीं हो सकता। आपको यह दिमाग में रखना है कि बाकी किसी का इंटीग्रेशन हमें नहीं आता, होता ही नहीं है अभी, तो यह दिमाग में रखना है आपको। समझ आई यहां तक बात? सबके साथ है ऐसा। कोसेक स्क्वायर 2x माइनस 1 का कर सकते हो, लेकिन कोसेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स का नहीं कर सकते। सेम ऐसे यहां पर e की पावर x की जगह e की पावर 3x माइनस 5 आ जाए, उसका इंटीग्रेशन हो सकता है। e की पावर सेम आ जाएगा, e की पावर का इंटीग्रेशन सेम ही होता है, बस x का गुणांक का भाग लग जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, e की पावर के अंदर जो था वही आंसर आ गया, प्लस c लगा, x के गुणांक का बस भाग लग जाएगा। यहां x का गुणांक 1 था तो सबके डिवाइड में 1 है, और 1 डिवाइड में हो नहीं हो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए यहां पर वो चीज नहीं दिख रही। लेकिन जब भी रैखिक फलन की बात होगी तो हमेशा ऐसा ही करना है। इस चीज को इन जनरल दर्शाने के लिए एक जबरदस्त तरीका है, इस बात को दर्शाने के लिए एक जबरदस्त तरीका है। जैसे सुनना सब लोग ध्यान से, यही कंक्लूजन है बस जो मैं कहना चाह रहा हूं उसका। अगर मान लो इंटीग्रेशन हम स्मॉल fx का कर रहे हैं, और मान लो वो इंटीग्रेशन नया फलन आ रहा है जिसको हम लोग कैपिटल fx कह रहे हैं, मान लो एक बार के लिए, है ना, तो उस केस में आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं f ऑफ ax प्लस b का भी। वो क्या आएगा, अगर ऐसा है तो फिर अगर आपको स्मॉल fx का इंटीग्रेशन पता है, जो भी हो, अलग अलग फलन हो सकते हैं, fx sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, e की पावर x हो सकता है, 1 अपॉन x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका इंटीग्रेशन अगर आपको पता है, ऑब्वियसली दूसरा फलन होगा, तो स्मॉल fx अलग फलन है, कैपिटल fx अलग फलन है। अगर ऐसा है तो ax प्लस b तक का इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं, जो कि होगा f ऑफ ax प्लस b। सिंपल में उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा इसी को लेकर के, बस इसका गुणांक जो है वो डिवाइड में आएगा। इतना ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और ये सारे फॉर्मूलेस पर एप्लीकेबल है, किसी एक पर नहीं, ये सब पे एप्लीकेबल है। जैसे यहां भी हुआ, x की घात n की जगह x की जगह क्या रख दिया हमने, x की जगह ax प्लस b रख दिया, तो ax प्लस b की घात n का भी सूत्र हम लोग लिख सकते हैं। मोटा मोटा समझ में आया? ये आपको क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेंशन मत लो। अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे, आपको काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, यहां तक समझ आई बात?
बाकी एक दो एग्जाम्पल्स आप छोटे मोटे देखना चाहो तो वैसे देख लो। जैसे मान लो आपके पास 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर ही है, एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। मान लो 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर है आपके पास, जिसका इंटीग्रेशन आपको करना है। क्या आंसर आएगा? सबसे पहले तो आप इसको ऊपर लेके जाओ, नीचे तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये मान के चलो आप, नीचे तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, कुछ कर ही नहीं सकते अपन, ऊपर ले गए हम तो। x की घात n का फॉर्मेट लग सकता है क्या? कैसे पता करें भाई? रैखिक फलन है क्या x का? हाँ रैखिक है। 3x माइनस 2 रैखिक है, x की कोई और घात नहीं है, 2 घात 3 घात 5 घात अंडर रूट x कुछ नहीं है, सिंपल x है। तो हम वो सूत्र लगा सकते हैं जो x की घात n वाला है। क्या है सूत्र? x की घात n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस में c लग जाता है। बस जो x का गुणांक है वो अलग से डिवाइड में आता है और लोगों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। सिंपल में ऐसे चलता है, जो भी चीज है मतलब उसके डिवाइड में x का गुणांक आ जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3x माइनस 2 की घात में तो माइनस का 1 और नीचे माइनस 1 गुणा 3 माइनस का 3 प्लस में c आ जाएगा। माइनस 1 घात को नीचे ले जाकर के प्लस का 1 कर लो तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 की घात 1 प्लस में c, माइनस बाहर है। ये हमारा आंसर है। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा था मैं पिछले 10 मिनट से। अगर आप ये बात समझ गए तो अब 7.1 समाप्त हो जाएगी। अब कुछ बचा नहीं है समझाने के लिए, अब धड़ाधड़ बस क्वेश्चंस करने बाकी हैं, समझाने जैसा कुछ नहीं बचा। अब तो क्वेश्चन 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 करते जाओ, बस इतनी कहानी बची है। ठीक है, चलिए फिजिक्स की क्लास अभी है, समय है उसमें, अभी 5-6 मिनट बाद 5-7 मिनट बाद शुरू होएगी। तब तक मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल्स आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके। पहला उदाहरण है निरीक्षण विधि का उपयोग करते। निरीक्षण विधि कुछ नहीं आती, सिंपल आएगा आपके। इंटीग्रेशन बताओ साहब, सीधी सीधी बात है। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा cos 2x का, cos का क्या होता है? साइन होता है। सिंपल ध्यान रखो, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन। तो आंसर हो गया इसका sin 2x प्लस c। बस जो x है उसका गुणांक डिवाइड में जाता है, खत्म, इतना ही आंसर है इसका। दिमाग नहीं लगाना जबरदस्ती का एक्स्ट्रा, है ना। निरीक्षण विरीक्षण विधि के नाम से कुछ नहीं आएगा, सीधा आएगा आपके। इसका इंटीग्रेशन करना है, ये इंटीग्रेशन लगाया, यहां पर dx लगाया, कर दो जरा इंटीग्रेशन। 3 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है अपने को। 4 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। x क्यूब का इंटीग्रेशन करना है अपने को। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि x स्क्वायर का मतलब x क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा, और यहां 4 और ये x की घात 4/4 हो जाएगा, और प्लस में c आ जाएगा। 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, आंसर आया x क्यूब प्लस x की पावर 4 प्लस c। लास्ट एंड फाइनल 1/x का तो डायरेक्ट ही पता है, इसको क्या करना है यार, ये तो log x होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई खास बात है नहीं इसमें। तो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल तो एकदम आसान था, मुझे लगता है कि आराम से किया जा सकता है। बच्चा कह रहा है कि सर 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा? कहाँ पर 1/x स्क्वायर का? इसमें लगा तो कोई दिक्कत नहीं। 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है माइनस का 1/x। वो फॉर्मूला मैंने लिखा ही नहीं है, याद करते नहीं है बहुत सारे बच्चे, इसलिए लिखा नहीं। ये फॉर्मूला होता है, साथ में x का गुणांक आप यहां पर डिवाइड में लगा दो। x का गुणांक है 3, लगा दिया डिवाइड में, सीधा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। जो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने लिखवाया था वो होता था माइनस का 1/x, तो ये 1/x स्क्वायर की तरह ही हो गया, माइनस 1/x, पर x का गुणांक डिवाइड में ही रहेगा, वो डिवाइड में ही है। देखो मैच करो, सेम आंसर है क्या? बिल्कुल सेम है। तो इसको 1/x स्क्वायर के फॉर्मेट से भी कर सकते हो, अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात, नहीं रहे तो कर लेना, ऐसे कोई बात नहीं है ना। याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, अगले सवाल पर आ जाएं। -3 की जगह 1 रहेगा। -3 की जगह 1 कहाँ है यार? कहाँ है -3? अरे ये -1 है और ये 3 है, तो ओवरऑल -3 हो गया ना बेटा। ये -1 है और 3 है, गुणा होके -3 हो गया ना, तो उस तरह से लिखा हुआ है मैंने। और माइनस को नीचे ले गए, माइनस को मतलब इस माइनस को तो आगे ले लिया, ये डिवाइड में ले लिया, तो ये हो गया सेटल। बेसिक कैलकुलेशन है, तो क्या बात कर रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड उदाहरण देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं, एक बार देखते हैं। देखो वैसे तो u/v का कोई फॉर्मूला नहीं होता
इंटीग्रेशन में। तो जब u अपॉन वी का फॉर्म लानी है तो इसका मतलब u अपॉन वी से तो नहीं होगा, ये कुछ और ही सोचना पड़ेगा। तो एक रास्ता ये है, आप इसको अलग अलग डिवाइड लगा दो, एक्स क्यूब के नीचे अलग से एक्स स्क्वायर लगा दो और 1 के नीचे अलग से एक्स स्क्वायर लगा दो और यहाँ इंटीग्रेशन का निशान लगा करके लगा दो इंटीग्रेशन। ये बन रहा है, अभी तक इंटीग्रेशन किया नहीं है मैंने, अलग अलग डिवाइड दिया है अभी तो, केवल सिंप्लीफाई कर रहे हैं पहले। यहाँ सिर्फ बच रहा है एक्स, यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रेशन यहाँ dx। x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, मतलब x की घात 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, जैसा कि बताया ही है आपको। और 1 बाई एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छा, माइनस का 1 बाई एक्स होता है, और डायरेक्ट याद नहीं है तो उस फॉर्मेट से कर लेना, ऊपर ले जा करके घात इधर उधर करके सेटल कर लेना। फिलहाल मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में 1 बाई एक्स और प्लस में c। ये इसका फाइनल आंसर आ गया है फर्स्ट वाले पार्ट का। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट निपट गया है। इसी तरह से सेकंड पार्ट की बात करते हैं, बहुत सिंपल है, x की घात 2/3 प्लस 1। तो x की घात n वाले फॉर्मेट से हो जाएगा x की घात n प्लस 1 और n प्लस 1। 1 का तो सिंपल x होता है, इंटीग्रेशन पता ही है अपने को, लास्ट में c लगा देंगे, आ गया आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, 2/3 और 1 कितना होता है बच्चों, 2/3 और 1 में एलसीएम लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5/3 एक्चुअल में। तो x की घात 5/3 यहाँ, 5/3 यहाँ, प्लस में x प्लस में c, उल्टा कर दो, ये हो गया 3/5 और x की घात 5/3 प्लस में x प्लस में c, ये हमारे पास बन जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ रहे होंगे जहां तक मैं समझता हूं, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जितना मैं समझ पा रहा हूं चीजों को समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को क्वेश्चंस। तो अगर मैं इस थर्ड पार्ट की बात करूं, थर्ड पार्ट में जिसको भी दिक्कत आए एक बार कमेंट करना मेरे को नीचे, है ना, क्या दिक्कत है एग्जैक्टली ये भी कमेंट करना। अब किसी ने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है जीवन में ही तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है, देखो उसके तो मैं क्या कर सकता हूं, कुछ पुराना एकदम ही जीरो है मामला तो फिर कुछ इलाज नहीं है। बाकी मेरे ख्याल से वैसे समझ में नहीं आना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी किसी को दिक्कत है तो नीचे कमेंट करना मेरे को वीडियो खत्म होने के बाद में, तो मैं उसका कुछ हल आप लोगों को शायद बता पाऊँ। अलग अलग कर दिया मैंने, इसको अलग इंटीग्रेशन, इसको अलग, इसको अलग, इसमें से भी 2 कांस्टेंट था बाहर ले लिया। x की पावर 2/3 को अभी सॉल्व किया है, ताजा ताजा गरम गरम। तो x की घात 2/3 प्लस 1 और 2/3 प्लस 1, तो इसका आ जाएगा। 2 कांस्टेंट है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, मॉड लगा करके हम लोग इसको लिखते हैं हमेशा ही, पूरे चैप्टर में ही ऐसा करेंगे अपन। तो ये x की घात 5/3/5/3 ये एज इट इज है, बाकी सबका तो आंसर आ ही गया। 2e की पावर x माइनस का log mod x है, प्लस में c चल रहा है और ये बन जाएगा 3x की घात 5/3 बटे में 5, 5/3 ऊपर जाकर के 3/5 हो गया, प्लस में 2e की घात x माइनस का log mod x प्लस में c। मुझे उम्मीद है ये 2 एग्जाम्पल्स जो मैंने करवाए हैं 3-3 पार्ट वाले आपको स्पष्ट तौर पे समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी को दिक्कत है तो बिना किसी झिझक के आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स आप लोगों के पढ़ने में बड़ा आनंद मिलता है, इसलिए कमेंट्स की भरमार हो तो खुशी डबल ही होगी मेरी। तो भले ही किसी भी तरह के कमेंट्स हों, अच्छे हों बुरे हों जैसे भी हों, कमेंट आप करेंगे तो उससे बड़ा आनंदित महसूस करता हूं मैं। तो आप लोग फटाफट से कमेंट कर देना कि किस तरह का आपको लगा है, क्या अनुभव रह रहा है इस वाले चैप्टर में। आपको ये 2 क्वेश्चंस मुश्किल लगे हैं क्या, उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2? जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया है उसका इस्तेमाल कल की क्लास में होगा मेनली। एक तो यहां पर कर लिया था अपन ने x के गुणांक का भाग देते हुए, बाकी ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है इसका इस्तेमाल कल की क्लास में मेनली होने वाला है। तो नेक्स्ट वाली क्लास के लिए आप रेडी रहें, बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। जो बच्चे आप में से अग्नि बैच को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, 10% डिस्काउंट है एप्लीकेशन पे, तुरंत जाओ। सीधा ऑफ कर रखा है हमने, कूपन की भी जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्राइस सीधा कम करके ही वहां पर डाली हुई है, तो आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हो। कहीं फंसो, 2 स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं आपको, लर्निंग के ऑफिस के नंबर है दोनों के दोनों, आप इन पे फोन कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना जिसने अभी तक नहीं किया है, और नीचे कमेंट करके जाना कि वीडियो कैसा लगा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इंटीग्रेशन में, और कौन कौन कल भी था आज भी है और आगे की क्लासेस में भी लाइव रहने वाला है। 100 मार्क्स का लक्ष्य है अपना, वो पूरा करेंगे अपन इस साल किसी भी स्थिति में मेहनत करके। ठीक है, ऑल द बेस्ट।
बाय बाय, सी यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।